नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन अयर पर। मैं हूँ नीलू रियाज़। आज से 2 दिन तक दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चलेगी, लेकिन नीति आयोग की बैठक के साथ-साथ जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की भी बैठक चल रही है और उसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। एक तस्वीर जो अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आई है, जिसमें कि देख के लगता है कि जो बाद में ये कहा जो लोग बातें कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का शायद कद कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तस्वीर सामने आई है उसमें जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही दूरी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ये मैं तस्वीरों के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन क्या इस बैठक में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो बैठक हो रही है बीजेपी शासित राज्यों की, यूपी को लेकर भी बातचीत होगी कि जो हार के कारण थे बीजेपी के, वो क्या थे और भविष्य में जो आने वाले जो राज्य हैं उनके चुनाव पर भी चर्चा होगी। यूपी को लेकर खासकर बातचीत करने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में क्योंकि समीक्षा मीटिंग्स का जो दौर अभी तक हुआ था, आपने देखा था कुछ मीटिंग्स में, जैसे प्रयागराज के जो मंडल था उसकी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। उसके बाद ब्रजेश पाठक अपने मंडल के मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। तो लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ एक पेज पर नहीं है। यानी कि उनके जो डिफरेंसेस हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं और ग्राउंड पर तो ये महसूस किया ही जा रहा है कि काडर में और जो कार्यकर्ता हैं यूपी के, उनमें काफी उथल-पुथल इस चीज को लेकर है। यूपी के जो 10 विधानसभा सीटों में जहां पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी बातचीत होनी है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये आज योगी के भविष्य की सबसे बड़ी बैठक है और क्या बिना कुर्सी के लौटेंगे योगी आदित्यनाथ? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रेम कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और संपादक हैं प्रणाम इंडिया के। प्रेम जी, आपका स्वागत है। और राकेश अचल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी सर स्वागत है। आज की चर्चा मैं प्रेम जी से शुरू करती हूँ कि प्रेम जी, जो ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि योगी के भविष्य की आज सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, क्या कहेंगे? अ, देखिए नीलू जी, ये कहा तो जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य के ख्याल से ये महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन अगर वो सुरक्षित बच जाते हैं तब भी महत्वपूर्ण बैठक है, और अगर उन पर गाज गिरती है तब भी महत्वपूर्ण बैठक है। तो होना क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता खुल करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में लगे हुए हैं, और ऐसा बिना नेतृत्व की परमिशन से नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी मानता है। योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मंडल के हिसाब से ली, लेकिन आप देखिए कि उन बैठकों में एलायंस पार्टनर तक नहीं शामिल हुए। पार्टनर किसके नियंत्रण में होता है? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में मंडल की बैठक में योगी आदित्यनाथ की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए। और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल नहीं हुए अपने अपने, चाहे लखनऊ मंडल की बैठक हो चाहे इलाहाबाद मंडल की बैठक हो, नहीं शामिल हुए। तो इसका मतलब है कि इन सब का कंट्रोल, आप निश्चित मानिए कि कंट्रोल अमित शाह के पास है। योगी आदित्यनाथ तो भरपूर विरोध कर रहे थे जब ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा जा रहा था गठबंधन में, सबको पता है। तो इसका मतलब है कि अमित शाह के कहने पर क्या ऐसा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के कहने पर ऐसा हो रहा है। इस दोनों डिप्टी सीएम भी बागी हो गए। अब बड़ा सवाल तो यह है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे स्ट्रक्चर में काम कैसे करेंगे कि जो सहयोगी दल है वो उनका कहना ही नहीं मान रहे हैं। तो ये उनके लिए प्रैक्टिकल मुसीबत है। और ये मुसीबत क्या इसलिए है कि उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हटाने को तो पार्टी एक बार फैसला करेगी तो वो हो जाएगा कि इनको हटना चाहिए और निर्णय हो जाएगा और वो हट जाएंगे। लेकिन आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई है ये बोलने की कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में पराजय की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ले और इस्तीफा दे। ये बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई है। कारण क्या है कि एक बार अगर आप
इस्तीफा देने के लिए योगी आदित्यनाथ को कहेंगे तो देश में अनगिनत इस्तीफों की बात आ जाएगी, फिर आप उस चीज को रोक नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ का जो अपना पक्ष है वो पक्ष है, लेकिन लीडरशिप ने ये तय कर, पूरे देश में लीडरशिप ने प्रांतीय नेतृत्व को बदला है, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है, कई मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय मंत्री बना दिया या फिर पॉलिटिकल से एक तरह का रिटायरमेंट दे दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हिलाया नहीं जा सका है। तो इसके कारण है कि उनकी अपनी एक युवा वाहिनी रही, नाथ संप्रदाय के प्रमुख रहे और आरएसएस का साथ रहा, ये सारे कारण हैं। लेकिन क्या अभी जो बैठक हो रही है उस बैठक में इन फैक्टर्स को नजरअंदाज किया जा सकेगा? इतना दम है बीजेपी के नेतृत्व में? क्या ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है आज का नेतृत्व? जब पहले ताकतवर था तब तो निर्णय नहीं ले पा रहा था, और आज जब कमजोर हुआ है, तो जबकि आज नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में नहीं आए हैं, सारा विपक्ष नीति आयोग की बैठक में नहीं आया है, एक दबाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि इस तरीके से केंद्र की सरकार कैसे चलेगी। तो केंद्र की सरकार चलाने का दबाव है, और यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर एक्शन ले पाएंगे, इसकी हमें संभावना नजर नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीजें चल रही हैं वो नहीं चल रही है, वो तो दिख रहा है। तो मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है, हताश करना चाहती है, निराश करना चाहती है, कि वो निराश होकर अंततः छोड़े कि हम क्या करेंगे, हमसे तो हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, हम मुख्यमंत्री बन करके रह करके क्या करेंगे, इस वाले भाव में आ जाए। तो योगी आदित्यनाथ उस भाव में आने वाले नहीं है। ये बैठक योगी आदित्यनाथ के भविष्य की नहीं है, ये बैठक मोदी और शाह के भविष्य की बैठक है। आप छेड़ के तो देखो, आप छेड़ के देखो योगी आदित्यनाथ को, गिर जाएगी दिल्ली की सरकार। जी राकेश अचल जी, अब ये जो क्या आज बिना कुर्सी के लौटेंगे योगी आदित्यनाथ, आज उनके भी मन में बहुत नर्वसनेस होगी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर वो आपको लगता है कि पूरे कॉन्फिडेंट है और उनको भी ये पता है कि अगर उनको हिलाने का दमखम किसी में भी नहीं है, ना मोदी में ना शाह में, और इस बात को बखूबी वो समझ गए, या फिर वाकई में एक बड़ा झटका आज योगी को लग सकता है? धन्यवाद नीलू जी। देखिए, अभी प्रेम जी ने विस्तार से बात कही है यूपी के बारे में, लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 1 महीना 23 दिन बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश में जो करारी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए किसी ने भी अपना इस्तीफा पेश नहीं किया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा आता जाता रहा है, स्वीकृत हो गया कि नहीं हो गया किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कम से कम ये जिम्मेदारी नहीं ली है। और वो इसलिए नहीं ली है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लोकसभा का जो चुनाव लड़ा गया, उसके जो नतीजे आए, उसका जो जिम्मेदारी है एकमात्र माननीय प्रधानमंत्री की है, क्योंकि उनकी गारंटियों पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। योगी जी के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़े गए थे देश में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी जितना कर सकते थे मेरे ख्याल से उन्होंने किया। और नौकरशाही पर उनकी जो पकड़ पिछले 7 साल में देखी गई है, उसको लेकर के किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चाहे सहयोगी गठबंधन के जो छोटे-छोटे दल है, राजभर है या पल्लवी है या और दूसरे लोग हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये अपनी मर्जी से इनका योगी जी का साथ छोड़ के सरकार को गिराने में केंद्र की मदद करें, क्योंकि ये सब असुरक्षित लोग हैं, और असुरक्षित लोग कोई मोर्चे पे काम आने वाले नहीं हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का, तो ये भी संकेत अभी प्रेम जी ने दिया कि ये वो हाईकमान नहीं है 2014 और 19 वाला, कि उसके पास 292 और 303 सीटें हुआ करती थी। 240 वाला हाईकमान है, जो अभी तक, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा देश है, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद चुप बैठा हुआ है, इतना बड़ा डंक था। मध्य प्रदेश में एक सांसद और एक मंत्री अपना इस्तीफा लेते हुए डोल रहा था कि मेरा विभाग आपने बदल दिया है तो मैं इस सरकार में काम नहीं करूंगा। सांसद, उसकी पत्नी सांसद है, उसका भी इस्तीफा करा दूंगा और खुद भी दे दूंगा। तो ये विद्रोह के जो स्वर हैं, ये इनको विद्रोही स्वर न मान करके
ये मान के चलना चाहिए कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसकी पकड़ कमजोर हो गई है, इसलिए लोग मुंह खोलने लगे हैं। और जब लोग मुंह खोलते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि केंद्रीय नेतृत्व में इतना दम नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में योगी जी को छेड़ दे। योगी को छेड़ने के, देखिए ये सब अनुशासित पार्टियां हैं और इनमें जो हाईकमान तय कर दे वो हो जाता है, लेकिन हाईकमान ये तय करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सिराजा इतना फैल चुका है कि जिन लोगों के नाम पर अगर योगी जी को हटाया जाएगा, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो या कोई तीसरा आदमी हो, इनमें कोई भी मोदी जी से लंबी लकीर नहीं खींच सकता है। आरएसएस का जो एजेंडा उत्तर प्रदेश में और देश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें लागू कर रही हैं, उसमें मेरे ख्याल से योगी जी नंबर 1 है। उन्होंने जो करना है वो करके दिखाया है। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हो, लेकिन वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। तो ऐसा आदमी अब भारतीय जनता पार्टी को चिराग लेके ढूंढने पर भी मिलने वाला नहीं है जो उत्तर प्रदेश को संभाल ले। उनके पास एक विकल्प था जिसको आपने वहां बिठा दिया है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बना के, उसको आप ऐसी परिस्थितियों में लेके आ जाइए तो जो विधानसभा के अभी जो चुनाव होने हैं 9-10 सीटों के लिए, उसमें अगर 100% बीजेपी न हार जाए तो आप कहिएगा। तो ये स्थिति बड़ी विषम बन गई है। इधर कुआं है, उधर खाई है, ना उबलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। भईगत सांप छछूंदर केरी, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की है। इतनी दयनीय स्थिति मैंने तो पिछले 10 साल में पार्टी हाईकमान की नहीं देखी, क्योंकि मैंने देखा है यही हाईकमान था जो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी हाथ जोड़े खड़े रहते थे और वो मुंह फेर के निकल जाता था। लेकिन आज स्थिति ये नहीं है। आज छोटे से छोटा बगावत का स्वर जो उठ रहा है उसको सुनना पड़ रहा है, उसका सम्मान करना पड़ रहा है। और नीति आयोग की बैठक तो एक बहाना है। नीति आयोग की बैठक की आड़ में इस बिखरे हुए सिराजे को, जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिखरा है, महाराष्ट्र में भी बिखर चुका है, मध्य प्रदेश में भी पूर्व राज्यसभा के सदस्य वो सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि योगी जी के लिए ये बैठक कोई बहुत ज्यादा बड़ा खतरा साबित होने वाली है। योगी जी अभी सुरक्षित खेल रहे हैं और उन्हें सुरक्षित खेलने के अवसर बहुत है, परिस्थितियां उनके अनुकूल है, इसलिए उनका उत्साहित नहीं बिगड़ा। जी नहीं, लेकिन प्रेम जी, जो अगला सवाल है कि अगर योगी एक बहुत ही सुरक्षित खेल खेल रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं, लेकिन जो ये रायता फैलाया गया है, खासकर मैं यूपी के संदर्भ में बात कर रही हूँ कि जो ये रायता अमित शाह और मोदी जी ने मिल के फैलाया है यूपी में, इस रायते को कैसे समेटेंगे? जहां पर डेप्यूटी सीएम्स उनके खिलाफ हो गए हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता ग्राउंड पर बिल्कुल हतोत्साहित है, पीडीए की राजनीति की जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो ग्राउंड पर उसके गूंज और स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, ऊपर से 10 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो सिर पे खड़े हैं। तो ये सेफ गेम तो खेल रहे हैं, हो सकता है योगी जी बच भी जाएं, लेकिन ये जो फैलाया हुआ रायता है ये अल्टीमेटली बीजेपी के लिए कैसे साबित होगा यूपी के संदर्भ में? देखिए नीलू जी, रायता तो मोदी शाह ने अपोजिशन के खिलाफ भी खूब फैलाया था। सबके यहाँ सीबीआई, ईडी, आईटी भेज भेज करके जेल भी भेजा, बहुत कुछ किया था। लेकिन हुआ क्या? इंडिया मजबूत हो गया। यही बात योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ अब तक गुटबाजी करते हुए नहीं दिखे थे। वो वो सबको साथ ले रहे थे या किसी का साथ नहीं ले रहे थे, चाहे जैसे बोल दीजिए। उनकी कोटरी में कोई खास मंत्री नहीं था, कोई खास नेता नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता कि फला नेता योगी के बहुत करीबी है, ऐसी स्थिति बनी ही नहीं। अब योगी आदित्यनाथ वो पल्लवी पटेल को बुला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो राजनीति योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं की वो राजनीति उनको करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ बना करके छोड़ेगा मोदी शाह का नेतृत्व। ये है, हटाने की स्थिति है नहीं। और दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कारण ये सही है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव नतीजे आए वो योगी और मोदी की जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, जो विभाजनकारी पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ नतीजे आए हैं। तो योगी भी अलोकप्रिय है, मोदी भी अलोकप्रिय है, लेकिन ब्रांडेड है दोनों बात है, दोनों ब्रांड है, मगर ये दोनों ब्रांड चले नहीं है, ये फैक्ट है। तो
अभी अगर चुनाव होता है 10 विधानसभा सीटों का, तो बीजेपी की जीती हुई सीटें सिर्फ 3 हैं। अब वो 3 से 4 अगर योगी कर लेंगे तो बोलेंगे हम बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिए हैं। 3 से 2 कर लेंगे तो कोई बात नहीं, अभी माहौल प्रतिकूल है। और 2 से अगर कम होता है तो इसका मतलब योगी पर उनके विरोधी चढ़ बैठेंगे। यही स्थिति होने वाली है। अब यहां से देखिए कि योगी आदित्यनाथ अगर उनको हटाया जाता है तब क्या होगा। हटाया जाएगा तो बीजेपी सही में अच्छा स्कोर करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जनता योगी के खिलाफ है। कुछ एक पूर्वांचल में, कुछ एक हिस्से को छोड़ दीजिए, गोरखपुर मंडल में उन्होंने सीटें जिताई हैं, लेकिन ओवरऑल योगी के खिलाफ है, क्योंकि संगठन में भी लोग उनके खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं, साथ नहीं है। जातीय समीकरण उन्होंने साधा नहीं कभी, तो जब अकेले अलग थलग पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, खराब रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर योगी को हटा देते हैं, अगर योगी को बने रहने देते हैं तो बहुत ही वर्स्ट परिणाम आएंगे, और हटा देते हैं तो थोड़ा सा कमतर, मगर फिर भी कोई अच्छा परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से पीडीए से डरी हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो साझा रणनीति है, जो साझा राजनीति है, उस राजनीति से बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए उनको लगता है कि भाई अब ओबीसी के बनाम हम कोई ओबीसी ही चेहरा एस्टैब्लिश करें, तो योगी को हटाया जाए। और योगी को हटाने के लिए डिस्परेट है, लेकिन योगी को हटाने का एक लॉजिकल जो कारण होना चाहिए वो एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं एस्टैब्लिश हो रहा है। तो आप जब लॉजिकल कारण नहीं एस्टैब्लिश करेंगे तो योगी भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और इस फैसले का ऐसे भी आपको पक्ष में असर नहीं पड़ेगा। ये पूरी सियासत राहुल गांधी और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की राजनीति का परिणाम है, जो बीजेपी के भीतर में ये घमासान है। इसका कारण ये है, आप देखिए नीति आयोग के भीतर जो आज घटना घटी है उसका ममता बनर्जी ने कैसे इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक सिर्फ बंगाल का अपमान नहीं है, पूरे रीजनल पार्टीज का रीजनल जो पार्टीज है और स्टेट्स हैं उनका अपमान है। यानी एक फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने। और माइक बंद किया जाना, माइक संसद में बंद होता था, उन्होंने बताया है कि बाकी सारे मुख्यमंत्री 15 मिनट 20 मिनट बोले और हम 5 मिनट बोलने लगे तो घंटियां बजने लगी, मुझे डिस्टर्ब किया जाने लगा और फिर माइक बंद कर दिया गया। तो ये जो घटना घटी है तो इसका पूरे देश में असर होगा। तो आप योगी आदित्यनाथ पर जब एक्शन लेंगे तो ये एक्शन भी विद इन पार्टी भी फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट माना जाएगा। आखिर क्यों हटा रहे हैं आप? कभी पूरा मंत्री परिषद बदल देते हैं, कभी आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कभी आप योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री को बदल देते हैं। इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ, मतलब अपनी पार्टी में भी वो हैं, अपनी पार्टी में भी खिलाफ हैं, तो ये बड़े मायने जाएंगे। इस फेडरल स्ट्रक्चर की आप जो कह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन कभी भी मोदी और शाह ने उस फेडरल स्ट्रक्चर की चिंता तो की नहीं। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है अगर बदल भी देंगे तो उनको क्या ये सब चीजों की पड़ी है? फेडरल स्ट्रक्चर उनको मानना होता तो वो तो बहुत पहले ही मान लिए होते, डिमोनेटाइजेशन ही नहीं करते अगर इतने फेडरल स्ट्रक्चर की अगर उनको पड़ी होती। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर की अवहेलना और अपमान तो वो पता नहीं कितने सालों से करते चले आए, तो अब क्यों फेडरल स्ट्रक्चर का उनको सम्मान करना पड़ेगा? हाँ, सम्मान उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए तो राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं। और आज अब और वो बातें स्पष्ट होने लगी हैं, तो वो वॉइस जो है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, जो वॉइस अपोजिशन उठा रही है, वो वॉइस स्ट्रांग होगी और बीजेपी के भीतर भी एक तबका पैदा होगा कि विपक्ष तो सही कह रहा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, अपनी पार्टी में भी वैसे ही धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो विपक्ष का नैरेटिव कन्विंसिंग होता जा रहा है इनके व्यवहार से। ये हम कहना चाहते हैं कि मोदी शाह के व्यवहार से विपक्ष का जो मेन जो शिकायत है वो शिकायत एकदम से स्पष्ट होती जा रही है। ये नरेंद्र मोदी और शाह की शक्ति का कमजोर होते जाने की दिशा में कदम है, ये दिख रहा है। और अपने व्यवहार से वो योगी को मजबूत करेंगे और खुद को कमजोर करेंगे। नहीं तो अब इवेंचुअली राकेश जी, अब आपको क्या लगता है जो स्थिति आपको इस समय दिख रही है, तो क्या योगी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेंगे मोदी और शाह को कमजोर करने में, जो बात अभी प्रेम जी कह रहे थे,
और अल्टीमेटली जो आगे की जो 2029 की लड़ाई में योगी का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल होने वाला है और अभी वो उनको कोई हटाने की इस समय जरूरत नहीं कर सकता है। जो बात ये कही जा रही है कि भाई उनको हटाया जाएगा, इस तरीके की खबरें भी प्लांट हो रही हैं कि भाई उनको बिना कुर्सी के लौट लौट सकते हैं योगी आदित्यनाथ। आखिर ये सब खबरें क्यों चल रही हैं? उसका कोई तो कारण होगा, कोई इस तरीके की बातें कर रहा है सर्कल में, इसीलिए ये सब खबरें आ रही हैं। तो क्या अब योगी का भविष्य, अब आपको क्या लगता है, क्या है योगी का भविष्य? देखिए नीरू जी, हिंदुस्तान की राजनीति में योगी जी दूसरे ऐसे नेता हैं जो भगवा कपड़े पहन के सरकार चला रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में उमा भारती भी रही, योगी की तरह ही थी, वो भी एकदम ब्लंट पॉलिटिक्स कर चलती थी, डरती नहीं थी किसी से, लेकिन उनकी क्या दशा हुई ये हम सबने देखा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय कर दे कि उन्हें योगी नहीं चाहिए, तो वो उनको 2 मिनट में उमा भारती की गति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। इस समय आरएसएस के सबसे बड़ा संकट ये है कि वो किस आदमी के कंधे पर हाथ रखे। उधर एक तरफ आपका पीडीएस सामने चुनौती बना हुआ खड़ा है, इधर अगर आप किसी भी इस वर्ग के आदमी को, नए आदमी को खड़ा करते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को फिर से उसी स्थिति में ला देगा जहां पिछले चुनाव के समय वो थी। तो ये जो पशोपेश है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कोई फैसला करने से लगातार रोक रही है। और पिछले दिनों आपने अगर ध्यान हो, गोरखपुर में जब आरएसएस की बैठक हुई थी, तो योगी और डॉक्टर मोहन भागवत के बीच में एक निजी चर्चा हुई थी। उस निजी चर्चा को ये मानकर मैं तो ये चलता हूँ कि उन्होंने उनको अभयदान उस समय दे दिया, क्योंकि योगी जी जितनी आरएसएस की परवाह कर रहे हैं पिछले 7 सालों से, उतनी परवाह भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह के नेतृत्व में नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने तो नड्डा से कहलवा ही दिया था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि बिना आरएसएस के सहमति के न तो योगी हट सकते हैं और न केंद्र में ये सरकार जो चल रही है ये चल सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 58 साल पुराना जो आदेश था केंद्रीय कर्मचारियों को शाखाओं में जाने पर रोक का, उसको केंद्र सरकार ने हटाया। दोहरा दबाव है, पार्टी के अंदर से दबाव है, पार्टी के सहयोगियों का दबाव है, और विपक्ष का दबाव तो है ही। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को ये भी डर है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया योगी विरोधी, तो हो सकता है कि जो हताश लोग हैं वो समाजवादी पार्टी जो बार बार ऑफर फेंक रही है कि 100 ले आओ, सरकार बना लो, हम तैयार है उत्तर प्रदेश के हित में, तो ऐसा कोई व्यापक खेल ना हो जाए। तो ये एक डर नया उनको और सताने लगा है। उन्हें मालूम है कि अब जो खरीद फरोख्त की राजनीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, वो इतनी आम हो गई है, इतनी प्रचलित हो गई कि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। 100 विधायक सत्ता के लालच में अगर किसी दूसरे नेता के साथ चले जाएं और विपक्ष से गठजोड़ कर ले, तो इस बीजेपी का क्या होगा। तो स्थिति ये है कि ये बुरी तरह से फंस गए हैं। नीति आयोग, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि जो हमारा संघीय ढांचा है लोकतंत्र का, उस पर तो ये लगातार हमले कर रहे हैं, उससे ये डरते नहीं है और ये चाहते भी नहीं है कि संघीय ढांचा रहे। नीति आयोग की वैसे भी कोई हैसियत नहीं है, एक एडवाइजरी बॉडी है, कोई संवैधानिक उसको अधिकार नहीं है, केवल वो आपको एक पॉलिसीज बना के दे सकती है, उसकी वो मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकती। जब आप अदावत की राजनीति शुरू से कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल तो अलग था। अब आप उन राज्यों को जो आपके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, आप उनके फंड्स रोक रहे हैं, आप उनके जो एक तरह से वित्तीय अधिकार है उन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो इतने सारे मोर्चे एक साथ भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व नहीं खोल सकता है, उसमें साहस नहीं है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में जरा भी सत्ता परिवर्तन होता है तो आप तय मानकर चलिए कि राजस्थान मुहाने पे खड़ा है। वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो इससे ज्यादा बड़ी बगावत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो जो अभी दिख रहा है वो बहुत सामान्य चीज है। राजस्थान की हालत बुरी है, मध्य प्रदेश की हालत बुरी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हुए, उनको 7 महीने हो गए, अभी तक पहचान भी नहीं बना पाए हैं। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना को तोड़ करके, जिस एनसीपी को तोड़ करके आप सरकार चला रहे हैं, वहां भी असंतोष बिल्कुल सिरे पर है। तो आप एक ईंट निकाल कर तो देखिए। तो ये साहस मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा, और योगी अभी आराम से
काम करेंगे। वो विधानसभाओं के 3 उपचुनाव निपटने के बाद हो सकता है कि सारे राज्यों में एक साथ भारतीय जनता पार्टी अपने इंजन बदले। तब की बात तब है, आज की स्थितियों में तो मुझे नहीं लग रहा है कि योगी जी असुरक्षित है। जी। यानी कि अंत में बस प्रेम जी आपसे पूछूंगी कि क्या योगी जी अब केवल और केवल चुपचाप मन ही मन मुस्कुराकर ये पूरा खेल खेलेंगे और देखेंगे भी, या फिर वाकई में उनके लिए अब रात की नींद हराम होगी? देखिए, योगी की नींद हराम है, लेकिन योगी भी नींद हराम कर रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। योगी की नींद हराम की जा रही है, योगी ने भी नींद हराम कर रखी है। तो ये झगड़ा अभी सुलझने वाला नहीं है, सुलझता नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में योगी को परेशान करने वाली शक्तियां और मजबूत होंगी। और जो अभी बैठक चल रही है, जो प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के अपने मुख्यमंत्रियों, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, उस बैठक में ये मुद्दा नहीं उठेगा, लेकिन हार के कारणों और पर जब बात होगी तो निश्चित रूप से लोग घुमा करके फिरा करके अपनी बात जरूर रखेंगे। और वहां भी अगर कोई किसी, अभी पूरी खबर आई नहीं है, वहां भी अगर ऐसी कोई बात निकल आती है कि कोई सच बोलने का साहस कर दिखाए, हालांकि बहुत संभावना कम है, लेकिन यहाँ योगी के खिलाफ में कोई निर्णय हो जाएगा ऐसा इसमें नहीं है। इससे पहले भी बैठकें हुई, BL संतोष ने भी बैठक की, लेकिन योगी के खिलाफ कोई निर्णय ले लिया गया नहीं हो। तो क्या होगा तब ये होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, जो कि अपना चुनाव नहीं जीत पाते, जो जिनका दावा पिछड़ी जातियों के नेतृत्व करने का साबित नहीं हुआ कभी, उनको बैकफुट पे भी जाना पड़ेगा और हाशिए पर भी वो चले जाएंगे, हाशिए पर चले जाएंगे। अब ये आर पार की लड़ाई है, या तो योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे या फिर केशव प्रसाद जैसे नेता हाशिए पर चले जाएंगे। ये स्थिति ज्यादा नहीं चलेगी। हमने एक बात कई जगहों पर कही है, वो ये कि योगी आदित्यनाथ को अगर आलाकमान हटाना चाहता है तो क्या होगा, योगी का करेंगे क्या योगी आदित्यनाथ को आप येदियुरप्पा बना देंगे? ये संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ को आप वसुंधरा राजे बना देंगे? ये भी संभव नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ तो शिवराज बनने को तैयार नहीं है कि केंद्र में मंत्री बन जाओ, वो बनने को तैयार नहीं है। तो क्या बने, क्या करेंगे? तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, और दोनों ऑप्शन पर अमल करना बीजेपी मोदी शाह के वश की बात नहीं है। एक ऑप्शन है कि बीजेपी का अध्यक्ष बना दीजिए, अभी चुनाव होने वाला है। दूसरा ऑप्शन है कि डिप्टी PM का पद क्रिएट कीजिए। और ये दोनों ऑप्शन का मतलब होता है मोदी के बाद योगी, जिसको वो खारिज करने के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दोनों वो करेंगे नहीं। RSS का दबाव है कि हटाओगे तो करोगे क्या, इसलिए इनको बने रहने दीजिए। तो बने रहेंगे तब भी वो अमित शाह से बड़ा कद अपना बनाते दिख रहे हैं। तो असल लड़ाई तो यहाँ योगी के बाद कौन, उसको खत्म कर रहे हैं ना। पहले अपोजिशन को खत्म किया, मोदी के बाद कौन, क्षमा कीजिए, तो अब मोदी के बाद कौन, तो योगी का नाम आ रहा है, तो इसको खत्म करो। ये बीजेपी के भीतर भी वो एलिमिनेट करने वाली लड़ाई है योगी के खिलाफ। ये योगी पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल अपनी विरासत की किसको सौंपे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए योगी पर हमला है। जी बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा। फिलहाल ये 2 दिन की बैठक है, आज और कल ये नीति आयोग की बैठक चलेगी। इसी बीच में इन बैठकों का दौर भी है, जिसमें कि योगी का भविष्य तय होना है कि वो मोदी के उत्तराधिकारी बनेंगे या फिर उनको रास्ता दिखाया जाएगा और कुर्सी खाली करके वो वापस उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जो संभावना है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि उनको रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन कब तक बने रहेंगे योगी, इसको लेकर भी बड़े सवाल है। देखना होगा क्या कुछ होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश अचल जी, प्रेम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।